हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव हियर। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? सब बढ़िया, एकदम शानदार। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला जा रहा है, थक 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 होते चला जा रहा है क्या, तो डर काफी लग रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। काफी लोग परेशान कर रहे हैं मैसेज करके, फोन्स करके कि सर बहुत डर लग रहा है, सर काफी डर लग रहा है। ठीक है, देखो एक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि एग्जाम आपका एक जिंदगी का पार्ट रखो, उसी को जिंदगी मत बना दो। ठीक है, एग्जाम जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जाम है, एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड करने वाला है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसे जगह पे लोग हैं जो अभी ऊंचे ऊंचे पद पे है, पोस्ट पे है, जिनका आप अगर बैकग्राउंड देखो तो काफी कम परसेंटेज में वो लोग स्कोर किए थे 10th में, 12th में। ठीक है ना, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है बच्चे, बस आप लोग आराम से शांति से पढ़ते रहो जो जो कंटेंट आपको मिल रहा है। और एक बात कि पिछले वाले जो एमसीक्यू का वीडियो था 50 क्वेश्चन वाला, उसमें एक दो आंसर शायद गलत हो गया था। ठीक है, उसको जरा मैनेज कीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ उस बात के लिए। ठीक है, जरा सा मैनेज कीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन उसमें गलत आंसर हो गया था, तो आप लोग देखते हुए चलिएगा ध्यान से। ठीक है, चलो, जैसे कि एक पीपीसी वाला क्वेश्चन था शायद, ठीक है, वो वाला देखिएगा, उसमें लेफ्ट टू राइट होगा, मैंने गलती से टॉप टू बॉटम बता दिया था। ठीक है, चलो, तो बात करेंगे आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। और आज करने वाले हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स आर। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स रिसोर्स क्या? दे आर स्केर्स, यानी कमी है। हम लोग का जितना जरूरत है और जितना रिसोर्स अवेलेबल इकोनॉमी में वो कम है। ठीक है, हम लोग का जरूरत मान लो अगर 2 बिस्किट का है तो इकोनॉमी में एक ही बिस्किट है, तो कमी है रिसोर्सेज का। देव अल्टरनेटिव यूजेस, अलग अलग रिसोर्सेज का अपना अपना यूजेस है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेकंड देखो क्या, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट माइक्रो लेवल, एट मैक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो वो कैसे चेंज होता है? वो होता है एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फोर्थ देखो, कनकेविटी ऑफ पीपीसी इंप्लाइज, जो कनकेव होता है ना, कनकेव टू ओरिजिन, जो कनकेव जो बनता है मेरा डायग्राम ऐसे करके जो बनता है, वो क्या इंप्लाई करता है, वो क्या दिखाना चाहता है? वो दिखाना चाहता है इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, देखो, with the increase in consumption by 1 unit of a commodity, TU increases from 150 to 180, then marginal utilities, देखो mu का फॉर्मूला क्या होता है? mu is equals to डेल्टा TU by डेल्टा Q। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो पहले 150 था, अब 180 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 30 से, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना? कुछ नहीं, तो 1, यानी क्या? 30। तो 30 ऑप्शन नंबर C5 का। ठीक है, अब देखो 6 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज। सैचुरेशन में अगर कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना कोई भी कमोडिटी का, तो वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, 7 में देखो, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। इंडिफरेंस कर्व कैसे रिलेटेड है? इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड है चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, 8 में देखो, बजट लाइन इंडिकेट्स। बजट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। तो पक्का अगर ऐसे भी आप लोग तुक्का मारोगे तो याद रहेगा कि प्राइस लाइन कहते हैं, तो पक्का प्राइस रेशियो ही होगा सर। ठीक है, 9 में क्या है देखो, इन केस ऑफ गिफेंस पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है गिफेन पैराडॉक्स में? ऐसे तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है डिमांड कर्व, लेकिन अगर गिफेन पैराडॉक्स आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, 10 में देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 11 देखो, when the demand curve is parallel to x axis, elasticity of demand is। अगर डिमांड कर्व x एक्सिस के पैरेलल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहेंगे? हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहेंगे इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब देखो, 12, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स मेक्स द डिमांड। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, जैसे टी और कॉफी, तो ये क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो डिमांड को क्या बनाता है? वो डिमांड को ज्यादा इलास्टिक बना देता है, यानी मोर इलास्टिक। 13 देखो, व्हेन एमपी इज कांस्टेंट, जब एमपी कांस्टेंट है, मार्जिनल प्रोडक्ट,
तो क्या होगा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा, ठीक है। 14 देखो, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स सेट इन व्हेन, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न कब आता है, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न तब आता है जब एमपी इज नेगेटिव, क्या होगा, जब एमपी नेगेटिव होने लगेगा। 15 वेजेस पेड टू लेबरर इज एन एग्जांपल ऑफ, वेजेस अगर हम लोग पेड करते हैं तो वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ 16 पर यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड, पर यूनिट अगर होगा तो एवरेज, एडिशनल यूनिट होगा तो मार्जिनल, एडिशनल यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। अंडर मोनोपोली एमआर कैन बी नेगेटिव ओनली व्हेन, मोनोपोली में एमआर नेगेटिव होता है, कब होता है, जब एआर इज डिक्रीजिंग, जब एआर घटने लगता है तब। 18 में देखो, इंक्रीज इन एमआर इज द रेट एट विच टीआर, एमआर इंक्रीज होता है जब टीआर क्या होता है, जब टीआर इंक्रीजेस होता है तो एमआर भी इंक्रीजेस होता है, ठीक है। चलो आ जाओ 19 नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ, नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो पार्ट है वो है टोटल कॉस्ट का। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट अकर्स व्हेन, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब, कब होता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ए आर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। चलो सप्लाई कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड ड्यू टू, सप्लाई कर्व कब फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, इंक्रीज फर्म्स इन द मार्केट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 22 देखो, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू, लॉ ऑफ सप्लाई कौन सा कमोडिटी में अप्लाई नहीं होता है, तो कौन सा कमोडिटी में नहीं होता है, वेरी गुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी नहीं होता है और पेरिसेबल कमोडिटी में भी नहीं होता है, ठीक है। 23 देखो, इन विच टाइप ऑफ मार्केट अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, कौन सा टाइप ऑफ मार्केट में फर्म प्राइस टेकर है, तो पीसी मार्केट में फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। विच मार्केट इंड्यूसेस कार्टेल, कौन कार्टेल बनाता है, ग्रुप्स बनाता है, ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स कौन बनाता है, तो ओलिगोपोली मार्केट। 25 देखो, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड फॉल्स हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। अब 26 द मिनिमम एश्योर्ड प्राइस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट इज कॉल्ड, देखो गवर्नमेंट जब भी कोई किसान से सामान खरीदता है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट देता ही देता है, मान लो कि कितनों को भी सामान खरीदे 150 रुपया देना ही पड़ेगा, वो मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम जो प्राइस देता है गवर्नमेंट जब किसान से वो लोग सामान खरीदता है तो उसको कौन सा प्राइस बोला जाता है, उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी, तो यहाँ पे होगा सपोर्ट प्राइस। 27 if estimated government receipt are more than estimated government expenditure it is said to be a, अगर रिसीट ज्यादा है यानी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सरप्लस बजट। 28 देखो, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज इन द फॉलोइंग इज, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है, तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो है मेरा डिविडेंड, ठीक है। 29 बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा है फ्लो कंसेप्ट, ठीक। 30 देखो, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट में होता है, कैपिटल में भी और करेंट में भी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। बात करेंगे 31 का, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, रियल फ्लो को हम लोग कहते हैं फिजिकल फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो को क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, कौन सा इनमें से स्टॉक है, तो इनमें से स्टॉक है वेल्थ, वेल्थ है स्टॉक वेरिएबल। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक डैश द मार्जिन, जब डिमांड ज्यादा होगा यानी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना सारा रेट को इंक्रीज कर देगा मार्जिन को, ठीक है। 34 एक्सेस डिमांड लीड्स टू, एक्सेस डिमांड क्या बताता है, एक्सेस डिमांड हम लोग को बताता है नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, डायग्राम बना करके देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये वाला एक्सेस डिमांड, मान लो कि ये वाला हो गया मेरा इनकम, ये वाला हो गया मेरा नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड, तो ये वाला मेरा क्या हो गया आउटपुट यानी क्वांटिटी, तो एक्सेस डिमांड यानी पक्का इसका ऊपर बनेगा क्योंकि तो नॉर्मल डिमांड है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, नया इक्विलिब्रियम, पुराना इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट था नीचे वाला, तो नया इक्विलिब्रियम में देखो क्वांटिटी तो सेम रहा यानी नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इफ द एमपीसी 0.6 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो ये जो के है ना के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो इस के का बहुत नाम है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर, तीन नाम है इसका,
इन्वेस्टमेंट आउटपुट इनकम, तो 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी 0.6 यानी 1/0.4, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, तो 4 से काटेंगे तो 2.5, यानी एमपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी के का वैल्यू 2.5। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1K का फैमिली जल्दी कंप्लीट होने वाला है आप बच्चों का सपोर्ट से, आप सबका सपोर्ट से। तो प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारा गुड विशेष, बहुत सारा बेस्ट विशेष। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो चलिए बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।